हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और इस मौके पर हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए, कम से कम आज के दिन हर साल एक पौधा सभी को लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, राइट। आज इस खास मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में प्रशासन की तरफ से भी कई ऐसे पौधारोपण के अभियान चलाए जाएंगे। जैसे राजस्थान में भी जोधपुर संभाग में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जल संरक्षण अभियान भी शुरू होगा आज 5 जून से ही। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी देखिए, रायपुर में आज 5 जून को प्लास्टिक प्रदूषण दुष्प्रभाव और समाधान विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब आज 5 जून को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। अस्पतालों में मॉक ड्रिल का मतलब अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल में और भी क्या क्या निर्देश जारी किए गए मैं आपको आगे बताऊंगा कोरोना अपडेट विस्तार से। लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको पता होगा बीते दिन आईपीएल क्रिकेट मैच में आरसीबी की जीत का जो जश्न मनाया जा रहा था, उस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे थे और हम तैयार नहीं थे। तो लाखों लोगों की भीड़ में जो भगदड़ मची, उसमें 11 लोग मारे गए जबकि 33 लोग घायल हो गए। हालांकि वो अभी खतरे से बाहर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुई इस भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए इसे हृदय विदारक बताया। रक्षा मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया और कर्नाटक क्रिकेट संघ ने भी मुआवजे का ऐलान किया। विराट कोहली ने भी प्रतिक्रिया की। क्योंकि 18 सालों में पहली बार आरसीबी की जीत हुई थी, तो लोगों में काफी उत्साह और क्रेज था। इस वजह से लाखों की संख्या में युवा लोग इकट्ठे हो गए और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले गए और दर्जनों घायल हो गए। ये आरसीबी की जीत के जश्न की भगदड़ की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। धक्का मुक्की बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इसमें प्रशासन की भी सरासर लापरवाही नजर आती है। भीड़ नियंत्रण की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, केवल अराजकता जैसा माहौल था। मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि आखिर ये भगदड़ क्यों हुई, प्रशासन इसकी जांच करे। तो दोस्तों, इस घटना में जान गंवाने वाले सभी परिवारों के प्रति हमारी तरफ से भी शोक संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत हौसला दे और घायलों के हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं देखिए, आईपीएल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली बोले कि हमने कर दिखाया। आरसीबी की विक्ट्री परेड में लाखों फैंस उमड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी टीम को सम्मानित किया। और इस बार के आईपीएल 2025 में कुणाल पांड्या प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित किए गए, जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना स्कूल भी छोड़ा था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, देश में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जनगणना की शुरुआत जो है ना, पहाड़ी राज्यों से होगी अक्टूबर 2026 में, जबकि बाकी अन्य सभी जगहों पर यानी बाकी सभी राज्यों में मार्च 2027 से जातिगत जनगणना शुरू होगी। सबसे पहले 4 राज्यों में अगले साल अक्टूबर 2026 से ये जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। मतलब जनगणना के पहले फेज में, पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में जनगणना की जाएगी। फिर बाकी राज्यों में उसके अगले साल 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां आपको ये डार्क एरिया दिख रहा है, वहां अक्टूबर 2026 में होगी, ठीक है। और बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लाइट एरिया वाले सभी स्टेट हैं, उनमें दूसरे फेज में जातीय जनगणना होगी। सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। आखिरकार देश में 17 साल बाद फिर से राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है और इस बार सरकार ने फैसला लिया कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी की जाएगी। और इस जनगणना के संबंधित प्लान की अधिसूचना इसी महीने 16 जून को जारी की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सीएमआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बेरोजगारी घटने के बावजूद बीते महीने मई में काम मिलने की दर में गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स में ये डेटा जारी किए गए, जो बताते हैं कि हमारे देश में अभी भी नौकरियों, जॉब्स, रोजगार की कितनी भारी कमी है। अच्छा, कुछ और रिपोर्ट्स आपको बताता हूं। देखिए, भारत के सर्विस सेक्टर पर अच्छी खबर आ रही है। लगातार 46वें महीने भी देश के सेवा क्षेत्र में तेजी बरकरार रही है और पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में रोजगार में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला। एसबीसी इंडिया सर्विसेज की तरफ से पीएमआई की रिपोर्ट में डेटा जारी किए गए, जो कि भारत के सर्विस सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है। सर्विस पीएमआई के आंकड़े देखिए, मई में बेहतर मांग के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र की वृद्धि बहुत हद तक स्थिर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी एक नया प्लान कर रहा है। भारतीय बैंकों में ज्यादा हिस्सा ले सकेंगे अब विदेशी निवेशक भी। आरबीआई इस संबंध में भी नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। और ओसीडी की भी एक रिपोर्ट देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमेपन के बीच इस साल 2025 में 6.3% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी पर भी ये अच्छी रिपोर्ट आई है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, संसद का मानसून सत्र अगले महीने 21 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। और इस सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर इन समेत
समेत कई मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि संसद मानसून सत्र के लिए तैयार है और हम भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए। इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का भी प्रस्ताव संभव है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब मजबूत होंगे और रिश्ते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्लेस की द्विपक्षीय वार्तालाप हुई और इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी पर भी चर्चा हुई। और अगली खबर देखिए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पिता भी हुए रामलला के दीवाने। अयोध्या पहुंचे। सनातन धर्म और भगवान शिवशंकर भोलेनाथ से प्रभावित हुए एलन मस्क के पिता और वो अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए भी गए। ये देख सकते हैं आप उनकी कुछ तस्वीरें भी। ये टेस्ला कंपनी के सीईओ इलोन मस्क के पिता हैं, जिनका नाम है इरोल मस्क। इन्होंने कुर्ता पायजामा पहना, सनातनी ड्रेस में अयोध्या पहुंचे, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इनकी बेटी भी इनके साथ थी। अयोध्या में रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन भी किए। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी के पिता भी देखिए आप अब अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं। अच्छा, वैसे अयोध्या राम मंदिर के कुछ अपडेट देखिए। राम दरबार समेत कई मंदिरों में आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और यही मनाएंगे अपना जन्मदिन भी। अच्छा, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। तो सीएम योगी को मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे। अपने जन्म दिवस पर राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम समेत परकोटे में विराजमान देवों की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका 53वां जन्मदिन है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजा राम का अभिषेक हो चुका है। आज पूर्वाह्न 11:25 से 11:40 के बीच आयोजन होगा। और वहीं दोस्तों हज यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस साल की 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से भी लगभग 2.25 लाख लोग हज यात्रा के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में यह हज यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि 4 से 9 जून के बीच चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, यानी एमपीसी मीटिंग। और इस मीटिंग में भी इस बार रेपो रेट ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। इस पर फाइनल फैसला कल 6 जून को आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फेक आईडीज पर रेलवे का एक्शन। मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ आईडी को ब्लॉक किया। अब आसानी से टिकट बुकिंग हो पाएगी। दरअसल रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये इतना बड़ा सख्त फैसला लिया है। लगभग 2.5 करोड़ जो फर्जी आईडी थी टिकट बुकिंग के लिए, उन सभी को ब्लॉक कर दिया है। उन अकाउंट के जरिए अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी, है ना। और दोस्तों इस तरह की कई फेक आईडी और अकाउंट्स के मामले सामने आने के बाद अब रेलवे ने एक और नया नियम भी लागू कर दिया। अब हर किसी को नहीं मिलेगी तत्काल टिकट, बल्कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। जो 2.5 करोड़ फर्जी आईडी को बंद किया ना, इसके अलावा भी 20 लाख अकाउंट अभी भी रेलवे के जो है जांच के दायरे में है। और अगर इन अकाउंट में आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इन अकाउंट को भी बंद कर दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि आधार वेरीफाइड यूजर्स को ही अब तत्काल टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी। समझ रहे हो? तो आप भी अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट में आधार कार्ड वेरिफिकेशन अपडेट कर लें। इतना ही नहीं, रेलवे का अगला कदम ये भी प्लान है कि जल्द ही आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य किया जाएगा। उसके बाद ही आप रेलवे का तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। आईआरसीटीसी की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि पिछले 5 महीनों में ये जो 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी थी, इनके जरिए टिकट बुकिंग विंडो ओपन होते ही कई सारे टिकट्स ऑटोमेटिक बुक हो जाते थे। रोबोटिक सिस्टम यूज करते थे इनमें ये, तो इसलिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया और इन आईडीज वगैरह को तो बंद कर दिया है। इसके साथ ही आधार कार्ड का नया नियम भी लागू कर दिया है। तो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे की तरफ से प्रक्रिया में ये बड़ा बदलाव किया गया, ठीक है ना। और रेलवे के नाम पर एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। महज 1 मिनट में ही 31,814 सीटों पर बुकिंग हुई। बीते महीने 22 मई को रेलवे ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। और खबर है आने वाली 10 जून को इकोनॉमिक रिव्यू करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस एफएसडीसी मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आने वाले बकरीद के त्योहार पर नया आदेश जारी हुआ। बकरे की कुर्बानी का वीडियो बना करके कहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए खबर आ रही है बिहार राज्य को मिली एक और बड़ी सौगात। समस्तीपुर में मगरदही घाट से लेकर मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क और पुल निर्माण को भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के निर्माण मंत्री नितिन नवीन की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 500 रुपए के नोट बंद होने पर पीआईबी की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया। और 100 और 200 रुपए के नोटों पर भी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले तो समझिए 500 रुपए के नोटों को लेकर जो बंद होने की खबरें चल रही है मीडिया में, उस पर बड़ा अपडेट क्या सामने आ रहा है। तो दरअसल सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक खबर घूम रही है कि आने वाले कुछ दिनों में 500 रुपए का नोट बंद हो सकता है। और इस खबर के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आरबीआई बैंकों को निर्देश दिए हैं कि एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाई जाए। राइट, तो आरबीआई के इस प्लान को गलत तरीके से स्प्रेड किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो ऐसी खबरें आने के बाद अब सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप। इस ट्वीट में ये वीडियो भी बताया गया कि फेक न्यूज अलर्ट, आरबीआई या सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है या ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें कि 500 रुपए के नोट को बंद करने या बैन करने का फैसला लिया हो। समझ रहे हो? तो आप टेंशन ना लें। हालांकि 100 और 200 रुपए के नोटों को लेकर जरूर आरबीआई ने एक फैसला लिया है एटीएम में, क्योंकि क्या है कि 100-200 के नोट कम निकलते हैं। ठीक है, तो अब छोटे नोटों की टेंशन खत्म होगी। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को जरूर ये निर्देश दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसमें कहा कि लेन देन को आसान बनाने के लिए सभी बैंक और एटीएम ऑपरेटर एटीएम मशीन में 100 और 200 रुपए के नोट ज्यादा स्टॉक करें। मतलब ज्यादा मशीन में ये नोट डालने हैं ताकि लोगों को छोटी करेंसी
IFSC से लेन देन में कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। तो ये क्लियरिफिकेशन है, आप टेंशन ना लें फोकट की कि यार कहीं 500 के नोट बंद तो नहीं हो रहे ऐसा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, एम्स और IIT दिल्ली मिलकर स्थापित करेंगे एक नया AI केंद्र। जी हाँ, दिल्ली एम्स और IIT ने मिलकर दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ये एक समझौता किया है। और वहीं सरकार का एक और बड़ा आदेश देखिए, नाव चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अब नाविक। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, खास करके यूपी वाराणसी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान के लिए जो लोगों की भीड़ आएगी, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए नाविकों के लिए ये नए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल 6 जून को लगभग 46,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिसमें 2 तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा चिनाब पर रेलवे का सबसे ऊंचा पुल का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये कुछ प्लान है, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई। पीएम मोदी भी अपनी सरकार का एजेंडा पेश करेंगे, तो वहीं कैबिनेट सचिव साल भर का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार की जन कनेक्ट योजना भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की और इस बैठक में 11 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। इस जून के महीने में मोदी 3.0 के लिए कुछ एक्शन पैक्ड प्लान देखिए आप। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी भी पौधारोपण करेंगे। 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 25 जून आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इन सभी अवसरों पर केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी और जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए ही सरकार का ये प्लान है। सोशल मीडिया वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और जनता तक सीधा संवाद किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को 2 टूक देते हुए कहा कि गुटबाजी से नुकसान सहन नहीं करेंगे, संगठन में सिफारिश नहीं चलेगी, 30 तारीख से पहले जिला अध्यक्ष भी बनेंगे। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने करीबन 3 घंटे तक चंडीगढ़ में पार्टी प्रदेश के मुख्यालय में ये बातें कही। राहुल गांधी की 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वार भी छिड़ गई, जहां एक तरफ कांग्रेस ने मोदी और ट्रंप का फोटो जारी किया और लिखा कि नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था, तो बीजेपी ने भी बदले में राहुल और पाकिस्तान के मुनीर को साथ दिखाया और कहा कि 1 एजेंडा 1 ड्रीम। देखिए राजनीति में किस तरह के पोस्टरबाजी चल रही है। और इधर देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कोर्ट ने पासपोर्ट रिन्यू करने की परमिशन दे दी है। 2018 में एक्सपायर हुआ था इनका पासपोर्ट और कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से इनको रिन्यू कराने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अभी कोर्ट से इजाजत मिल चुकी है, तो अब ये विदेश जा पाएंगे। चलिए खबर देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी हुई, पत्थर गिरने से कई रास्ते ब्लॉक हो गए। सिक्किम में 83 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जिसमें 5 लोगों की मौतें हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, एक बड़ा सड़क हादसा हो गया मध्य प्रदेश के झाबुआ में। वैन पर पलटा सीमेंट से भरा ट्रोला, 9 लोगों की मौत हो गई इस दुर्घटना में। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शादी समारोह से लौट रहे थे 2 परिवार, मृतकों में 4 तो बच्चे भी शामिल हैं। ये वैन की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर रहा होगा। तभी तो मैं आपको कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यूपी लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अब 10 जून को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। दूसरी बार उनका मिशन टला, अंतरिक्ष से ये पीएम मोदी से बातचीत भी कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में अब शेख हसीना के पिता को राष्ट्रपिता नहीं माना जाएगा। वहां की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदल दी है। अभी 3 दिन पहले तो आपको पता होगा वहां की करेंसी से मतलब नोटों से उनके पिता की तस्वीरें हटाई गई थी। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत दौरे पर आई हुई है भागकर, तो उनके पिता के खिलाफ अब वहां के देश में ये फैसले लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। देश भर की सभी राज्य सरकारों को अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और इस संबंध में तो आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। अस्पतालों की मॉक ड्रिल होगी जिसमें इन सुविधाओं को जांचा परखा जाएगा ना। देश भर के सभी जिलों, सभी राज्यों के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और आइसोलेशन वार्ड की तैयारियां भी शुरू हुई स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर, क्योंकि दोस्तों बीते कुछ दिनों से भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। देखिए खबर, कोरोना का जो नया वेरिएंट अभी फैल रहा है वो अब तक हमारे देश के 27 राज्यों में फैल चुका है और अभी हमारे देश में कुल 4302 एक्टिव केस चल रहे हैं और मई से लेकर अब तक 44 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब केरल राज्य के भी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल होगी। हिमाचल में भी सरकार ने आदेश जारी किया, मास्क लगाना अब जरूरी होगा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत में भी कोरोना के एक्टिव केस किस किस राज्य में कितने चल रहे हैं। इस बीच कुछ राज्य सरकारों ने फैसले लिए, जैसे कि केरल में सर्दी जुकाम और बुखार होने पर भी अब कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी अभी केरल में ही चल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने हॉस्पिटल और हेल्थ वर्कर्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी हॉस्पिटलों में भी मास्क लगाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। तो वहीं केंद्र सरकार का भी कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि कोविड की अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले को लेकर सैंपल कलेक्शन सेंटर और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर जानकारियां मांगी है। मध्य प्रदेश भोपाल में भी कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला, अस्पतालों में अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान का कोरोना अपडेट भी देखिए, जयपुर में सबसे ज्यादा
कोरोना मरीज मिले, कुल आंकड़ा 137 तक पहुंचा। ठीक है, तो ये तो कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने के लिए गुजरात के भुज में बनेगा सिंदूर वन। 20 एकड़ में बन रहे वन में पर्यटक राफेल S-400 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की प्रतिकृतियां भी देख पाएंगे। गुजरात कच्छ जिले में गुजरात सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है ना। सिंदूर वन की क्या क्या खासियत होगी और भी आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो डेलीगेशन भारत से दुनिया भर में गया था, तो संजय झा और सिंधे का डेलीगेशन वापस भारत लौट चुका है। इन्होंने मुस्लिम बहुल मलेशिया, इंडोनेशिया समेत 9 देशों का दौरा किया। अन्य डेलीगेशन भी 8 जून तक लौट जाएंगे। उसके बाद फिर सभी पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। वही देखिए, एक पाकिस्तानी दस्तावेज में बड़ा दावा किया जा रहा, जिसमें खुलासा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कई और ठिकानों को भी तबाह किया था। हालांकि भारत ने उसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी थी, तो इस पर भी एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक कदम था, इसीलिए कुछ लिमिटेड जानकारियां ही दी गई। समझ रहे हो। और एक बड़ी खबर देखिए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक और यूट्यूबर भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। नाम है जसबीर सिंह। ये पंजाब का यूट्यूबर है। बताया जा रहा कि ये भी ISI एजेंट्स के संपर्क में था। ज्योति और दानिश से भी इसके लिंक मिले, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी से हैं ये दानिश। अब इसको भी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जसबीर सिंह के जान महल नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए। आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भी अब UNSC में बड़ी जिम्मेदारी मिली। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया पाकिस्तान को। आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बना पाकिस्तान। मतलब देखिए यार, पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद फैलाता है, वो अब आतंकवाद रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष बन रहा है। कहीं बाढ़ ही खेत को ना खाने लग जाए। पता चले कि चूहों के झुंड का अध्यक्ष सांप को बनाया तो एक एक करके खाने लग गया। अच्छा, वैसे UN में बिलावल के झूठ को भी पत्रकार ने पकड़ा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुस्लिमों की छवि खराब की, तो एक पत्रकार ने झूठ को मौके पर ही पकड़ लिया और लाइव इवेंट में बिलावल भुट्टो को फटकार भी लगाई। और एक बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तानी सीमा के पास अब आज फिर दिखेगी वायुसेना की ताकत। अभ्यास के लिए जारी किया गया नोटिस। गुजरात के राजकोट के पास स्थित एयर स्पेस रिजर्वेशन सेक्टर में, जो कि पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है, यहाँ इंडियन एयरफोर्स अभी अपना अभ्यास कर रही है। अच्छा, एक अच्छी खबर आ रही है। भारत पर परमाणु हमला करना भी अब नामुमकिन हो पाएगा, क्योंकि भारत की मिसाइल ढाल बनकर तैयार हुई। दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करेगा BMD सिस्टम। जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम है ना, वैसे ही भारत ने अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर लिया है, जो कि दुश्मन के परमाणु हमलों को भी नाकाम करने में सक्षम है। देख सकते हैं आप इसकी तकनीक और खासियत भी है। क्या है BMD प्रणाली और ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फायदे होंगे, इस बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं ना। इसके अलावा भारत ने अपनी एक और AD-1 मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया हाल ही में। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलें भी आएगी ना, तो वो भी हवा में ही तबाह हो जाएगी। DRDO की तरफ से ये मिसाइल विकसित की गई है। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC की बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर महिलाएं भी बीमा एजेंट बन सकती हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से इस संबंध में एक बार फिर से जानकारी शेयर की गई। जो महिलाएं स्वरोजगार पाना चाहती तो उनके लिए शानदार मौका है। इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और हर महीने 7,000 रुपए तक स्टाइपेंड भी मिलता है। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी तय किया है सालाना 1 लाख बीमा सखी महिलाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसी योजना के तहत आप जानकारी देख सकते हैं बीमा सखी योजना क्या है और इसमें कितना स्टाइपेंड मिलता है। मतलब एजे गांव वगैरह की कुछ इलाकों की महिलाएं LIC एजेंट बनकर काम करती हैं और उन्हीं को बीमा सखी कहा जाता है। पहले साल में 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए का। इस योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 70 साल के बीच 10वीं पास होना चाहिए। ये कुछ नियम और शर्तें हैं। ठीक है, इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है? तो LIC इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से माताएं बहनें या अपने नजदीकी किसी ई-मित्रा या CSC सेंटर पर जाकर के भी अप्लाई कर सकती है। ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है नजदीकी LIC ब्रांच में जाकर के। और 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अच्छा प्रदर्शन करने पर महिलाओं का प्रमोशन भी हो जाता है। इसमें डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती है महिलाएं। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्कीम योजना थी, इसलिए मैंने आपको जानकारी बता दी। अगर आप भी अपनी माताओं बहनों के लिए इस योजना से जुड़ना चाहते हो तो ये सभी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि अगर हमारे देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो इस लक्ष्य को पाने के लिए 8 से 9% की ग्रोथ रेट पाना जरूरी होगा, तभी इस समय तक हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बारिश चल रही है, पत्थर गिरने से रास्ते ब्लॉक हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में लैंडस्लाइड भी कितने ज्यादा हो रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 8 जिलों में
में आंधी बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। 10 जून के बाद एमपी में मानसून भी आ जाएगा। इधर राजस्थान में भी जयपुर का तापमान बारिश की वजह से 7 डिग्री तक गिरा। राजस्थान के और भी कई जिलों में अगले 3-4 दिन तक बारिश की संभावना रहेगी। और खबरें यूपी लखनऊ में भी बादल छाए, हरदोई में दिन में भी अंधेरा सा छा गया, 1 घंटे में 10 mm बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बिहार के हालात देखिए, पटना, जहानाबाद और आरा में बारिश हुई। आज भी बिहार के 12 जिलों में अलर्ट है। नालंदा समेत कई जिलों में तेज हवाएं भी चल रही हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी हुई। वहीं झारखंड में भी 6 जून तक बारिश के आसार रहेंगे। रांची में भी बदला मौसम, हवा के साथ तेज बारिश हुई। कई जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। कुछ स्कूल के पास देख सकते हैं आप बिजली के पोल भी गिरे, लेकिन गनीमत रही कि दुर्घटना नहीं हुई। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। मेघालय में भी तगड़ी बारिश होगी। हालांकि यूपी वासियों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगेगी आज के बाद, है ना। और एक हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा दोस्तों कि बाढ़ और तूफान ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। हर साल 3 करोड़ 20 लाख लोग ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। चीन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। 2015 से लेकर 2024 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में भी 3 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। देखिए हालात आप। और भी अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है। 1,01,000 रुपए किलो चांदी का प्राइस पहुंच चुका है, जबकि सोना अभी 96,747 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। हालांकि अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा आपको रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि अभी सोने का भाव चरम पर चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। अब सोना 15% तक सस्ता होगा। एक्सपर्ट ने तब जाकर खरीदने का सही वक्त बताया। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो सोने की कीमतें बहुत ज्यादा टॉप हाई पर पहुंच चुकी हैं और आने वाले 2 महीनों में डॉलर के लिहाज से इसमें 12 से 15% तक का सुधार हो सकता है। ऐसा तो कहने का मतलब जो गोल्ड के निवेशक हैं वो थोड़ा रुके, इंतजार करें और उसके बाद इसमें आप आगे भविष्य में निवेश के लिए प्लान कर सकते हैं ना। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स में 260 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। निफ्टी भी 73 अंक की तेजी पर रहा। और खबर है, अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। भारत के 39,000 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा। वहीं देखिए, एनवीडिया कंपनी फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएशन कंपनी बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, इसका मार्केट कैप 296 लाख करोड़ हो गया। वहीं देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में हुंडई और किया कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। 590 करोड़ में ब्लॉक हुई डील। 6 महीने में 50% तक गिर चुका ओला का शेयर। वहीं किसानों के लिए जल्द ही जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। और देखिए, इलोन मस्क बोले कि अमेरिका को दिवालिया बना रही है संसद। 3200 लाख करोड़ का कर्ज है, 25% कमाई ब्याज में जा रही है। अगर यही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। इलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, देख सकते हैं आप, और इसमें उन्होंने कैलकुलेशन भी बताई कि अमेरिकी सरकार पर कितना कर्ज है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से अलग होते ही इलोन मस्क का गुस्सा फूट पड़ा। फंडिंग बिल को बेतुका बताया और फिजूल खर्ची वाला बताया और कहा कि संसद देश को दिवालिया बना रही है, जो कि ऐसा नहीं है। और अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही कि बीते 80 सालों में पहली बार अमेरिका से वैज्ञानिक पलायन कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसर्च फंडिंग में कटौती कर दी है। तो अब जो वैज्ञानिक अमेरिका में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, उनमें से 75% वैज्ञानिक यूरोप और एशिया जैसे देशों में तलाश रहे मौका। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कहना है कि इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। मस्क की कंपनी 840 में अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट देगी। अब सिर्फ इन स्पेस का अप्रूवल लेना बाकी है। तो ये कुछ मार्केट का माहौल चल रहा है। और इस बीच सेबी की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की है कि सेबी के नाम पर, खुद के नाम पर ठगी हो रही है। कई लोगों को फर्जी नोटिस भेज करके पैसे मांगे जा रहे हैं। खुद मार्केट रेगुलेटर ने बताया इससे बचने का तरीका भी है, मतलब फेक नोटिस आ रहे हैं सेबी के नाम से, समझ रहे हो, जिसमें बताया जा रहा है कि आपने फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन किया, फलाना इतना जुर्माना भरो वगैरह वगैरह। तो सेबी ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसे फर्जी लोगों से बचें। और अगर सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल ईमेल वगैरह आता है ना आपको, तो इस डोमेन एड्रेस से आएगा। इसको जरूर ध्यान रखना हमेशा, @sebi.gov.in। इस डोमेन से ईमेल आईडी खत्म होने वाली जो होती है ना, वो ऑफिशियल ईमेल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद दिखी। चावल की 6 खास किस्मों में मिले कैंसर से लड़ने वाले गुण। ब्लूबेरी जितने ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाए गए। वैज्ञानिकों ने यह नई खोज की है। वही खबर आ रही, दिल्ली एनसीआर में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लगाम लग जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ही नया नियम लागू होगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को खत्म करने के लिए अब सरकार का प्लान है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। अब दिल्ली एनसीआर में निर्देश जारी हो चुके हैं कि कॉमर्शियल गाड़ियों में भी सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही बढ़ावा दें। तो ये मतलब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और इस साल भी 1 नवंबर से अब सिर्फ इन वाहनों को ही एंट्री मिलेगी, जिसमें नया नियम लागू ये हुआ है। नवंबर के बाद से BS6 सीएनजी और ईवी कॉमर्शियल वाहनों को ही इजाजत दी जाएगी। वायु प्रदूषण समन योजना का शुभारंभ किया दिल्ली सरकार ने, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, डेयरी कंपनियों के लिए गुड न्यूज आई। फाइनेंशियल ईयर 2026 में मुनाफे में सुधार होगा। 11 से 13% तक मजबूत राजस्व ग्रोथ होगा डेयरी सेक्टर में। तो आप
भी इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक पर नजर रखें। और वहीं एक खबर देखिए, आरसीबी की जीत के जश्न में फैन को आया हार्ट अटैक, डांस करते समय मौत हो गई। कभी इतना भी खुश मत हो कि आपके सेहत के लिए ही भारी पड़ जाए वो, है ना। कर्नाटक के बेलगावी जिले का ये मामला है। और खबर देखिए, अंडरग्राउंड टनल, नई एलिवेटेड रोड, दिल्ली को 1.25 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं की भी सौगात दी है केंद्र सरकार ने। राजधानी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों, छोटे कारोबारियों को भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी देते हुए बड़ी सौगात दी, जिसमें घोषणा की गई कि 20 कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब कई प्रावधानों से मुक्त होंगे। पंजाब सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों दुकान मालिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। कुछ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वगैरह को भी सरल बना दिया गया है, देख सकते हैं इस बारे में ज्यादा डिटेल भी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर एक अपडेट आ रहा कि वक्फ उम्मीद पोर्टल पर भी अब AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह गैर कानूनी और न्यायालय की अवमानना है। केंद्र सरकार से इस पोर्टल को गैर कानूनी बताते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज न करें, ऐसा। चलिए अगली खबर आ रही है, अंग्रेजी हिंदी समेत लद्दाख में अब इन भाषाओं को मिली राजभाषाओं की मान्यता। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी भाषा को लद्दाख में राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अच्छा, वैसे लद्दाख में युवाओं के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया सरकार ने, नौकरियों को लेकर डोमिसाइल नीति लागू की, मैंने आपको बताया। अब लद्दाख के जो स्थानीय युवा हैं उनको नौकरियों में 85% आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को भी 33% सीटें मिलेगी। स्थानीय निवासियों के लिए जॉब बढ़ाने के लिए सरकार ने नई आरक्षण नीति लागू की है लद्दाख में, ठीक है ना। लद्दाख में जो लोग 15 साल से रह रहे हैं वो डोमिसाइल नीति के हकदार होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर कि भारत विश्व मंच पर भी जलवायु चैंपियन बन रहा है। मतलब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बीते कुछ सालों में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर काफी अच्छे काम किए हैं, ऐसा। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, सरकार ने दी मंजूरी। अगले महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा। चित्रकूट और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ये लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। 514 करोड़ की लागत से बनेगा ये। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्वालियर से भी आगरा बस 1.5 घंटे में पहुंच पाएंगे आप। यहाँ भी एक नया एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है जिससे 3 राज्यों को फायदा होगा और इसका निर्माण जो है वो 2023 नवंबर में शुरू हो चुका है, जो 2028 तक पूरा होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता पर अब राज ठाकरे ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सरकार की अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को शामिल करने का विरोध जताया और कहा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, ऐसा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले TGT भर्ती में मिलेगी हिमाचल के युवाओं को भी छूट, 47 साल की आयु वाले युवा भी आवेदन कर पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कैबिनेट सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी और इसके लिए तारीखें तय की गई, देख सकते हैं। और झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी। कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य के विकास को नई दिशा दिखाने के लिए ये कुछ नई योजनाओं से जुड़ी मंजूरी दी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश खंडवा में भूकंप के झटके महसूस हुए, हालांकि गनीमत रही कि तीव्रता कम थी तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं MP के उमरिया में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अटल जी की जन्म शताब्दी पर पूरे प्रदेश में होंगे किसान सम्मेलन के कार्यक्रमों का आयोजन। वहीं खबर है, बिहार आरा शहर में भी अब भारी वाहनों की दिन में नो एंट्री रहेगी, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। और खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज सभी से एक पेड़ मां के नाम पहल को आगे बढ़ाने का आग्रह किया पर्यावरण दिवस के मौके पर। और योग संगम 2025 की भी उल्लेखनीय उपलब्धि देखिए, अब तक 30,000 से ज्यादा संगठन पंजीकरण करवा चुके हैं। एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में बीते साल 2024 में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोगों की संपत्ति में भी 8.8% तक का उछाल आया है। खबर है, साल 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता होगी, मूडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 जून को एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत लगाएंगे एक बरगद का पौधा। और आज 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे इस पर्यावरण दिवस के मौके पर, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में क्विक कॉमर्स मार्केट 2030 तक $57 बिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं घरेलू यात्रियों में वृद्धि से भारत का टूरिज्म सेक्टर भी 2035 तक 42 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, WTTC की तरफ से रिपोर्ट में जानकारी दी गई। और खबर देखिए, अदानी एयरपोर्ट्स ने ग्लोबल फाइनेंसिंग से $750 मिलियन जुटाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बढ़ाने में इनका इस्तेमाल होगा। वहीं वित्त आयोग की बैठक में यूपी सरकार ने केंद्रीय करों में मांगी 50% तक की हिस्सेदारी, मुख्यमंत्री ने ब्यौरा भी पेश किया। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भी दुनिया के कई देशों के दिग्गज आए, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इनका दल यूपी की यात्रा पर अभी सीएम योगी ने भी मुलाकात की, इनसे देख सकते हैं आप डिटेल्स, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि 90% से ज्यादा अंक वाले हिमाचली छात्रों की फीस माफ की जाएगी। सलोनी विश्वविद्यालय के चांसलर ने यह बड़ी घोषणा की हिमाचल में। और खबर है, बिना रजिस्ट्रेशन श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे श्रीखंड महादेव भी, इस बार भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। 10 से 23 जुलाई तक यह यात्रा चलेगी। और खबर है, हिमाचल में सरकारी स्कूलों के बाद ITI को भी मर्ज किया जा रहा। पहले चरण में सुक्खू सरकार ने 14 ITI मर्ज किए। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में शुरू होगा स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान, PM मोदी भी इसका समर्थन करेंगे। इसी महीने 17 जून को यह अभियान शुरू होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब टैक्स छूट मिलेगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा भी धामी कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कौन कौन से प्रस्ताव है, ये कंप्लीट सभी की लिस्ट भी आप देख सकते हैं
सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू होगी नई शिक्षा नीति, अब इनको बनाया जाएगा लीडर। दरअसल दिल्ली के स्कूलों में अब नोडल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करवाएंगे। 15 जून अभी नामांकन की अंतिम तिथि है। और खबर आ रही, उद्यमी मित्रों में जिला उद्योग उपायुक्तों के कार्यों की समीक्षा शुरू हुई। निवेश परियोजनाओं में आ रही अड़चनें दूर करने का प्रयास किया जा रहा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। खबर है, यूपी के वाराणसी शहर में भी 588 करोड़ से सुधरेगी शहर की विद्युत व्यवस्था, लगाए जाएंगे 2000 नए विद्युत ट्रांसफार्मर भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मिलने नहीं जा सकेंगे एमआर। केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया मरीजों के हितों की रक्षा के लिए, यह नया आदेश जारी हुआ। वहीं दोस्तों यूपी के किसानों के लिए भी खुशखबरी है, मिलेगा फ्री बोरिंग योजना का लाभ। लघु सिंचाई विभाग की तरफ से यह नई योजना शुरू की गई है महाराजगंज जिले से, और धीरे धीरे इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। सामान्य वर्ग के 2300 किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। देख सकते हैं आप और भी इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी। चलिए खबर देखिए, तुर्की की जिस कंपनी को हटाया उसकी जगह लेगी अब अदानी एयरपोर्ट्स। 75 करोड़ डॉलर का एक और विदेशी कर्ज भी लिया अदानी कंपनी ने। वही खबर, अगर आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो उसको अपडेट कराना जरूरी है, उसकी री-वेरीफाई और री-फिंगरप्रिंट वगैरह आप करवा दें। और चुनाव आयोग का एक बड़ा आदेश देखिए, अब मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में मतदाता उपस्थिति का डेटा दर्ज करेंगे, जिससे कि मतदान प्रतिशत रेशियो का लाइव अपडेट आपको मिलता रहेगा। वहीं देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय कॉर्पोरेट में काम करने वाले कर्मचारी भारी तनाव में हैं। 51% कर्मचारी की हालत ऐसी है, थकावट, चिंता, हताशा और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं हजारों भारतीय कॉर्पोरेट के कर्मचारी। अच्छा, यूपी सरकार की एक और अनोखी पहल देखिए दोस्तों, हर बच्चा खास है नई योजना शुरू की है। दिव्यांग बच्चों की मुस्कान लौटा रही योगी आदित्यनाथ सरकार। यूनिसेफ के साथ मिलकर सीएम योगी का यह नया प्लान है। ये देख सकते हैं आप, इस संबंध में जो पोस्टर जारी हुई है, लड़कियों और लड़कों को भी गुड टच बेड टच के बारे में भी बताया हुआ है। जहां जहां येलो निशान है वहां भी स्पर्श नहीं करना चाहिए बच्चों को। जहां लाल रंग देख रहे होंगे वहां तो बिल्कुल ही असुरक्षित है, और हरा रंग जहां आप देख रहे हैं वहां से बच्चों को पकड़ा जा सकता है, उन्हें टच किया जा सकता है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें भी सिखाया करो आप। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए यूपी सरकार की खास पहल है, दिव्यांग बच्चों को भी स्कूल एजुकेशन देने के लिए। एक तो घर पर भी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं नोडल टीचर वगैरह, और भी कुछ नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट्स देखिए आप। कामकाजी महिलाओं को मामूली शुल्क पर मिलेगी आवास की सुविधा, महीने का सिर्फ 3000 रुपए किराया होगा। मुजफ्फरपुर से ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला छात्रावास जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। और खबर है, बिहार में सौर ऊर्जा परियोजना से भी युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, खाली स्थानों का संयंत्र निर्माण करवाया जाएगा। पटना जिले से ये नई पहल है। और वहीं देखिए, बिहार में किसानों को गेंदा फूल की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 50% तक का अनुदान भी मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने यह नई योजना भी शुरू की है। और बिहार में भूमि मालिकों के लिए भी जरूरी खबर आ रही है, लैंड डिपार्टमेंट के ACS भी अब बड़ा फैसला ले सकेंगे। अगर जमीनों का कोई विवाद है ना, तो ये अधिकार अब ACS को भी होंगे। और खबर देखिए, बिहार में अब शिक्षकों की क्षमता का भी लाइव मूल्यांकन होगा, SCERT निर्देशक ने जारी किया लेटर भी। और वहीं दोस्तों, बिहार के सभी तालाबों को भी यूनिक ID मिलेगी, हर एक पंचायत के जल स्रोतों की तुरंत जानकारी भी आपको मिल पाएगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में बड़ा रोड मैप तैयार हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना भी मानसिक क्रूरता है, और इस आधार पर एक पति की तलाक अर्जी को मंजूर किया। 15 साल तक पत्नी ने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे। और ऐसे ही पति पत्नी के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि अगर किसी महिला का गैर मर्द के साथ अफेयर है तो उस आधार पर भी पति उस महिला से तलाक ले सकता है। हाईकोर्ट ने डिवोर्स की मंजूरी दी। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल रामगढ़ बांध में श्रमदान भी करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के 119 हॉस्पिटल और दवा दुकानें RGHS से बाहर हुई। जयपुर के भी 10 अस्पताल इस ब्लॉक लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि ये सरकार के नॉर्म्स और रूल्स का पालन नहीं कर रहे थे। और राजस्थान की एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 70 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़े ने शादी रचाई। 95 साल की दूल्हे और 90 साल की दुल्हन, जिनके 8 बच्चे बच्ची पहले से ही है। राजस्थान डूंगरपुर के गलंदर गांव का ये मामला है। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि इसीलिए तो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। मोहन यादव ने नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर कहा कि राहुल कब मैच्योर होंगे। देखिए राजनीतिक बयानबाजी किस हद तक चल रही है। और खबर है दोस्तों, MP उज्जैन में रामघाट से सिप्रा तीर्थ परिक्रमा भी शुरू हुई। इसमें आज मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं MP एम्स भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन भी। MP के मुख्यमंत्री बोले कि किसानों को जल्दी 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देंगे। सड़क, ओवरब्रिज और स्वास्थ्य केंद्र समेत 50 करोड़ के कामों का लोकार्पण भी किया मध्य प्रदेश रीवा में CM ने। और MP में एक और नया आदेश जारी हुआ, बिल्डिंग परमिशन के लिए भी अब पौधारोपण अनिवार्य होगा। वहीं देखिए ई-ऑफिस मूवमेंट में बैतूल जिला प्रदेश में अव्वल रहा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में देखिए किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। घुटनों के बल चलते हुए SDM के पास पहुंचे। मूंग फसल की खरीदी में देरी से किसान भाई लोग नाराज हैं। वहीं MP खरगोन में 5 सालों में 400 पेड़ों का जंगल बनकर
तैयार हुआ। MP उमरिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यहाँ भी उन्होंने 53 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2025 तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। बस्तर सरगुजा में नई होम स्टे नीति पर फैसला लिया गया और दामाखेड़ा अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक के 9 अहम फैसले रहे हैं। इन सभी की डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि केंद्रीय कर में 50% शेयर दिया जाए। प्रदेश के लिए विशेष फंड भी मांगा उन्होंने। लखनऊ में हुई ये 16वें वित्त आयोग की बैठक। खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को झारखंड देवघर के दौरे पर आएंगी। और हरियाणा में देखिए, प्रशासन का एक बड़ा आदेश, पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर रोक लगी। शादी त्योहार पर भी नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी। शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी हुई है। ये कंप्लेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी देहरा को 233 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और बोले कि सरकारी स्कूलों में भी जल्द ही CBSE पाठ्यक्रम शुरू होगा। हिमाचल मंडी में शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी घोषणा की। कहा कि शिक्षकों की भर्ती जारी है, 3100 और पदों को जल्दी भरा जाएगा। और हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर पर कंप्लीटली बैन लग चुका है। बीच शैक्षणिक सत्र में अब शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। वहीं हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में मात्र 10 रुपए में बनेगी पर्ची। स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया आदेश, एक्सरे और टेस्ट के भी अब आपको पैसे देने होंगे। हिमाचल के अस्पतालों में भी बढ़ते कोविड मामलों के बीच अब मास्क पहनना अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी हुई। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें भी 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ई वाहनों पर टैक्स माफी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। ये आप उत्तराखंड सरकार के कुछ फैसलों की डिटेल जानकारी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और एजुकेशन पर खबर आ रही कि उत्तराखंड में भी अब आपको नीट JEE की फ्री कोचिंग मिलेगी। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए सुपर 100 प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। खाने की सुविधा भी यहीं मिलेगी। वहीं अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा। मकर राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के अधिकतर राज्यों में जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी। कमेंट करके बताइए ईयर और मंथ। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।